सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? मंडे को मेरा फिजिक्स का एंड ट्यूसडे को मेरा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लेक्चर चला गया था, क्लास 9th का। होप तुम लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो देख सकते हो। आज रूटीन के हिसाब से बायोलॉजी है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 का पहला लेक्चर जाएगा। तो चैप्टर 1 है, जैसे क्लास 9th का मेरा जा रहा है अभी, ये क्लास 9th का बायोलॉजी का है। तो जैसा चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड यील्ड्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड यील्ड। ओके, सो बेसिकली एक बात हम बोलना चाहेंगे, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में। अगर तुम नोट्स बनाने जाओगे या फिर कंटेंट के हिसाब से भी देखोगे तो तुमको याद रखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मेमोराइज रखने की चीज़ें लगभग मेमोराइज ही रखना है सब कुछ। तो अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो मेमोराइज रख सकते हो, जो याद रख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जो दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें बिना कन्फ्यूज़न के तुम एकदम अच्छे से मेमोराइज रख सकते हो सीक्वेंस वाइज, तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे लिए बायोलॉजी बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं रहेगा। बट इफ़ यू आर समवन जिसको मेमोराइज नहीं रहता उतनी चीज़ें, जिसको याद नहीं रहती हैं उतनी चीज़ें, उनके लिए हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि नोट्स बनाओ प्रॉपर, पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिखो। क्योंकि तुमको एक चीज़ सीखना होगा कि पॉइंट्स को अपने स्टेटमेंट में कैसे बढ़ाया जाता है, बढ़ाना छोटा करना तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। हम भी एकदम वैसे ही स्टूडेंट में से हैं जिसको मेमोराइज वगैरह नहीं होता है, तो उसको पॉइंट से बना लो या फिर पॉइंट्स को भी वर्ड्स में कर लो शॉर्ट फॉर्म में अपने को याद रखने के लिए। और उसको क्या करो, फिर अपने से बड़ा कर दो, अपने से कुछ स्टेटमेंट्स ऐड करके, कुछ वर्ड्स ऐड करके, कुछ अदर चीज़ें ऐड करके तुम उसको बड़ा कर सकते हो। तो नोट्स प्रॉपर बनाना और चीज़ों को फॉलो करते चलना। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि बायोलॉजी, और एक बात और कि हम पीपीटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर पीपीटी का बात करेंगे तो हम उसमें मैक्सिमम चीज़ हम खुद लिख रहे थे, हम खुद बना रहे थे। उस वजह से उसमें ठीक था, क्योंकि उसमें समझाना भी समझाने के हिसाब से बनाना था। बट बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट बहुत लिखना होता है, तो अगर हम सिर्फ लिखते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लिखने के साथ समझाना। तो हम पीपीटी पहले से तैयार करके रखें नोट्स के साथ, थोड़ा बहुत कम चीज़ें हम लिखेंगे थोड़ा, और मैक्सिमम चीज़ हम समझाएंगे लिखा हुआ सही। तो तुम लोग वीडियो को स्टॉप करके उसको नोट्स को कर सकते हो, या तो डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख लो, वो बहुत बढ़िया बात है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा मन। सो स्टार्ट करते हैं तो अपना अपना चैप्टर। तो अपना चैप्टर जैसे इम्प्रूवमेंट इन फूड यील्ड या फूड रिसोर्स, सॉरी फूड रिसोर्स। ओके, सो इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब अगर जानते हो तो जानते होगे कि एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या फार्मिंग प्रैक्टिस जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बेस्ड है, जिससे हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम यील्ड निकल सके, जिससे हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन अपना निकाल सके, और यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स। ओके, नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड एंड ऑल केमिकल्स। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है वो सब जानेंगे। इरिगेशन पैटर्न क्या होता है, सिंचाई, जिसको इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई बोलते हैं, सिंचाई करने का तरीका। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्या होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, पाउल्ट्री फार्मिंग, एक्वाकल्चर, बी कीपिंग। देखो टॉपिक सुनने में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है भी नहीं चैप्टर हार्ड, बिल्कुल नहीं हार्ड है। बट इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। तो वो है थोड़ा ज़्यादा। सो इस चीज़ को वी पॉइंट में रखते चलना, एंड सब सही से हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर चैप्टर स्टार्ट करें तो पहले क्या था कि जब बहुत पहले का बात किया जाए तो उस उतने ना ही उतने लोग थे इस दुनिया में, ना ही उतनी फूड रिसोर्सेज की कमी थी, या फिर किसी भी तरह का रिसोर्स का कमी नहीं था। उस टाइम सारे रिसोर्स भी प्लेंटी अमाउंट ऑफ में अवेलेबल थे, और उनको यूटिलाइज करने वाले लोग भी कम थे। बट अब क्या है, यूटिलाइज करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए, और रिसोर्सेज धीरे धीरे लिमिटेड होने के कारण अब डिप्लीशन के कगार पे आ रही हैं। अब जैसे फूड की अगर हम फूड का हम लोग बात किया जाए तो फूड रिसोर्स नहीं है, फूड हम लोग खुद उपजा सकते हैं, फूड हम लोग खुद यील्ड कर सकते हैं हम लोग। बट उसका भी एक लिमिट है, क्योंकि तुम हम लोग क्या करते जा रहे हैं, शहर बनाते जा रहे हैं, हम लोग टाउन सिटी बनाते जा रहे हैं, तो उस वजह से जगह भी तो कम पड़ रहा है किसी को खेती करने के लिए, सब जगह के लिए जगह कम पड़ रहा है। सो हम लोग को क्या चाहिए कि मैक्सिमम यील्ड निकले, मैक्सिमम हम लोग
अपना उपज निकाल सकें उस खेती से, उस क्रॉप उस फार्मिंग से। तो अब जब बात आता है मैक्सिमम यील्ड निकालने का, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई कुछ भी मिला के कुछ भी बना दिया एंड उससे यील्ड निकाल ली। भाई चाहिए तो उसमें भी बेस्ट चाहिए होगा, तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ट। तो हम लोग उसी को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो समझो, जब अब ये फील होता है कि फूड रिसोर्सेज को लिमिटेड तरीके से अच्छे से यूज़ करके मैक्सिमम यील्ड निकालने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं इन सब वजह से, तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन भी आया। मतलब पहले यूज़ नहीं करना जानते थे, तो फिर रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि बहुत लोगों ने को जानकारी मिला, अच्छा इस तरीक़ों को बदल के इस तरीक़ों को अपनाएंगे तो ज़्यादा हम लोग को प्रोडक्टिविटी मिलेगा, ज़्यादा हम लोग को मुनाफा होगा एंड उससे यील्ड भी ज़्यादा होगा और अच्छा भी होगा। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीका भी जाने उस रिवॉल्यूशन, जैसे बहुत सारे तरह का रिवॉल्यूशन आया था। एक था ग्रीन रिवॉल्यूशन, बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है ये। ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसमें क्या हुआ था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्टिविटी हाई हुआ था, प्रोडक्टिविटी हाई हुआ था। ओके, फिर आया था ब्लू रिवॉल्यूशन भी आया था, ब्लू रिवॉल्यूशन। जिसमें फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। ओके, उसी तरह वाइट रिवॉल्यूशन के भी नाम से रिवॉल्यूशन चला था, वाइट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब ये नहीं समझना कि लड़ाई झगड़ा होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा। इट्स अबाउट कि नॉलेज फैलना पूरे देश भर में या फिर वर्ल्ड वाइड, कि हम लोग किस तरीके से उतने ही अमाउंट में हम लोग ज़्यादा मैक्स टू मैक्स यील्ड अपना निकाल सके, मैक्स टू मैक्स प्रोडक्टिविटी निकाल सके। जैसे पहले के प्रैक्टिसेस को हटा के दूसरे प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जिससे हम लोग का प्रोडक्ट भी बेस्ट हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। तो ये रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ। तो वाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क का प्रोडक्शन हाई हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन हाई हुआ। फिर एक और था जैसे येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन। इसमें ऑयल प्रोडक्शन हाई हुआ था, ऑयल प्रोडक्शन हाई हुआ था। सो अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डिफाइन किया जाए तो क्या है ये? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द अडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल यील्ड। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग मेथड से प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक। देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस किए, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, कितने बेहतर ढंग से करना है। क्योंकि क्या होता है कि क्रॉप जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको पेस्ट खा जाते हैं, उसको इंसेक्ट वगैरह खा जाते हैं, उस पर वीड कभी कभी आ जाता है। तो उसको मैनेज कैसे करना है क्रॉप को। क्रॉप सिर्फ उगा देने से थोड़ी हम लोग को सारा यील्ड मिल जाएगा, उसको मैनेज करके भी चलना चाहिए। तो डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स के साथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का भी ध्यान रखते हुए कि कौन सा टेक्निक्स का यूज़ करें, जिससे हम लोग का एग्रीकल्चरल यील्ड, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम लोग को बाद में प्रोडक्ट मिल रहा है, जो क्रॉप मिल रहा है बाद में, वो मैक्सिमाइज हो सके। ओके, सो इम्प्लीमेंटिंग, इस तरह का प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट मतलब सबको, लोगों को जानकारी देके उसको वर्क फॉर्म में लाने के लिए, प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए, उसके लिए क्या किए, सबसे पहले उससे क्या होगा क्या, तो कंजर्विंग इन नेचुरल रिसोर्सेज। तुम समझो नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे। जैसे मान लो 1 बीघा का प्लॉट है, मतलब या फिर कुछ स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उस पर पहले खेती होता था तो कुछ प्रोडक्टिविटी निकलता था, बट उतने ही खेत पे तुम अब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकाल पा रहे हो और रिसोर्सेज भी उतना ही लगा रहे हो। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जा रहा है और रिसोर्सेज भी उतने ही यूज़ हो रहे हैं या फिर कम ही यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर तुमको उतना प्रोडक्टिविटी निकालना होता तो तुमको रिसोर्सेज भी और लगाना पड़ता। तो नेचुरल रिसोर्सेज बच रहे हैं तुम्हारे। इन्वायरमेंट तुम बैलेंस करके चल रहे हो, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल बेस्ड ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। इट्स नॉट इंक्लूड पेस्टिसाइड्स एंड different chemicals. Okay, so second point is about maintaining environmental balance बना के चलना है। coping with changing human needs, तुम समझो ह्यूमन नीड्स चेंज हो रहा है ना, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, अब ह्यूमन का नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको लेके भी तो चलना है ना, तभी ना, उसी हिसाब से चलेंगे तभी ना सभी को हम लोग सही से रख पाएंगे।
मैनेज कर पाएंगे। वरना भी पता चलेगा कि लोग बहुत हैं, खाने के लिए खाने का कमी हो गया है। तो इस तरीके से ह्यूमन नीड को भी देख के चला जाए, ये हुआ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर ये सब आता है। इसको पूरा करने के लिए एक मेथड बहुत फेमस चला, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक प्लॉट है, उस पर तुम सिर्फ खेती कर रहे हो, तो उससे तुम मान लो एक टाइम पे वीट उगाए, गेहूं जिसको कहते हैं, उससे तुम गेहूं उगाए, और अब तुम क्या कर रहे हो, और अब तुम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वगैरह जाने, तुम समझे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से करके हम मैक्स टू मैक्स एग्रीकल्चर रेट कैसे कैसे कमा सकते, कैसे से कर सकते हैं। तो उससे क्या किए तुम, ये क्या कहता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, इट इम्प्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद अदर फॉर्म्स, एग्रीकल्चर के साथ अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चर, जैसे पिसी कल्चर, तुम खेती के साथ साथ फिश का कल्चर भी कर लो, जो एक्वा कल्चर हुआ, एपी कल्चर बी कीपिंग, तो बी कीपिंग का कल्चर कर लो, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म का कल्चर कर लो, पोल्ट्री फार्मिंग कर लो, पिगड़ी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कर लो। मतलब समझ रहे हो तुम, बहुत एक एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ तुम कुछ और भी अलग से कर सकते हो, जिससे तुम्हारा डिफरेंट सेक्टर में यील्ड भी बढ़ेगा, और तुम कहीं और से भी तुम्हारे पास रिसोर्स ज़्यादा आ पाएगा। बात समझ रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारे को मुनाफा ज़्यादा होगा, तुमको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगा, एंड तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी उतना ही यूज़ होगा, उतने ही प्लॉट ऑफ लैंड में। तो ये वो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का एक कॉन्सेप्ट था जो आया था। सो अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो एक क्वेश्चन उठता है, वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अगर ये पूछा जाए तो वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यही क्यों। तो तुम ही खुद से सोचो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही क्यों। तो पहला बात तो यही उठता है भाई कि इट इज प्रॉपरली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो आंसर्स को इसी तरीके से थोड़ा फ्रेम किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बुक का पॉइंट्स देखो ही नहीं, या फिर कुछ नहीं करो, या याद ही नहीं करो। तुमको बुक का पॉइंट्स ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका पॉइंट ज़्यादा प्रिसाइज होता है, उनका पॉइंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तुमको अगर मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर करना है बिना किसी दिक्कत का, तुमको बुक का पॉइंट्स या फिर नोट्स जो प्रेफर किया गया है उसी को ध्यान रखना होगा। बट इफ़ आई एम टेलिंग तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं ध्यान है, तो फिर तुमको पॉइंट्स कैसे बनाना है, तुमको समझा हुआ जो चीज़ है उसको पॉइंट्स कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहला बात तो क्यों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इट इज़ प्रॉपरली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे तुमको नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे और तुम्हारा प्रोडक्ट जो होगा वो बेस्ट होगा, प्रोडक्ट जो क्रॉप्स होगा। दूसरा, इसमें तुमको मैक्सिमम यील्ड दे रहा है, मैक्सिमम एग्रीकल्चरल यील्ड तुमको बता रहा है कैसे हम लोग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एग्रीकल्चर के साथ। तुमको पोल्ट्री फार्मिंग कर लो, बी कीपिंग कर लो, पिसी कल्चर कर लो, कुछ भी, मैक्सिमम एग्रीकल्चरल यील्ड। फिर तीसरा और क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स का यूज, नेचुरल रिसोर्स बच रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स यूज ऑफ नेचुरल यूज ऑफ वेट यूज ऑफ लेस नेचुरल रिसोर्स। ओके, चौथा इसमें और क्या लिख सकते हो, देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स वेरियस वेरियस प्रिवेंट्स फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे कि तुम्हारा ले लो सॉइल इरोजन, फिर उसके बाद फ्लड या ड्रॉट वगैरह जो आ जाता है, ये भी इन सब कारण से आता है, क्योंकि तुम लैंड मास को तुम उस तरीके से अब छोड़ ही नहीं हो कि वो अपने आप को फिर रिकल्चर कर पाए, या फिर अपने आप को वापस उपजाऊ बना सके कि तुम वापस से उस पर खेती कर सको। केमिकल वगैरह हम लोग इतना डाल डाल के उसको ख़राब कर दिए होते हैं कि फ्लड ड्रॉट वगैरह का सिचुएशन आ जाता है। क्लाइमेट में हम लोग एनवायरमेंट बैलेंस मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं, ये बात है। सो दीज आर द पॉइंट्स वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जैसे और भी अब एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, अचीव्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल एंड कंट्रोल्स। मतलब क्या हुआ, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल जैसे वाटर साइकिल हो गया, और नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल, जो अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़े तो आगे पढ़ोगे, टेंशन नहीं लो। तो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स जो कि नेचर में अपने आप वर्क कर रहा है। वाटर साइकिल क्या हुआ कि समुद्र से पानी वेपराइज हुआ एंड फिर वापस आके रेन के फॉर्म में लैंड मास पे गिरा, एंड फिर वापस
लैंड मास से वापस सी में पहुंच गया। तो ये वाटर साइकिल का बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। तो जैसे वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल हो गया। तो ये सब जो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इससे जो जो चीज़ कंट्रोल में रहता है उसको अचीव करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब उसको ये फुलफिल कर पाता है कि उन चीज़ों को मेंटेन रखता है कि वो चीज़ें बिगड़ा ना। हम लोग के इन्वायरमेंट अनबैलेंस होता है तो मतलब बहुत सारे साइकिल्स, बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रोटेक्ट्स एंड रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी। देखो हम बोले ना, सॉइल फर्टिलिटी को बचाता है और फिर वापस रिन्यू कर पाता है। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करके हम लोग सॉइल फर्टिलिटी खो देते हैं एक टाइम के बाद। एंड द नेचुरल रिसोर्स बेस, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का बेस भी तो सॉइल है। अगर तुम खेती कर रहे हो, खेती का बात करोगे तो ऑप्टिमाइजेज द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज। तुम फार्म रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह तुम करोगे तो। reduces the use of non renewable resources and purchased production inputs। मतलब जो कि देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो ये तुम यूज करते हो उसको कम करेगा। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको वापस से नहीं बनाया जा सकता है, वापस से रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो उन सब रिसोर्सेज का तुम कम यूज करते हो। और तुम मैन्योर वगैरह, जो कि तुम जैसे मान लो तुम केला खाए या फिर कोई भी खाए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का, तुम छिलका क्या किए, तुम छिलका को सड़ा के मैन्योर बना दिए। तो हाँ, मैन्योर का मैन्योर भी तैयार हो गया, तुम अपना खाने का खा भी लिए, और तुमको एक नया रिसोर्स नहीं ऐड करना पड़ा मैन्योर के लिए। इसी को कहते हैं, इसी में आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम। एक अच्छा खासा इनकम भी आ जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ये तुम्हारा मैक्सिमम होगा, प्रोडक्शन तुम्हारा, प्रोडक्टिविटी तुम्हारा बढ़ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली इनकम भी ज़्यादा आएगा। प्रोमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग एंड फार्म कम्युनिटीज़। अब देखो, अब जो तुम्हारा अगर मुनाफा होगा, फार्मिंग क्यों लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई उसमें उतना पैसा बचा नहीं है, उसमें उसको लोग उस नज़र से नहीं देखते हैं, तो इसलिए छोड़ रहे हैं। बट इफ़ यू विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और तुम एक सही तरीके से तुम फार्मिंग कर रहे होगे, जिसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड होगा, जो कि बेस्ट प्रोडक्ट होगा आउट ऑफ ऑल मार्केट प्रोडक्ट्स, तुम्हारा अपने आप सेल ज़्यादा होगा, एंड तुम उस चीज़ से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाओगे। इससे क्या होगा, दूसरे लोग भी फॉलो कर पाएंगे, तुमको फॉलो ऑन कर पाएंगे, एंड फिर तुमसे जुड़ पाएंगे, और इससे फार्मिंग का और विस्तार हो सकता है और बढ़ सकता है, जिससे ह्यूमन नीड्स पूरे हो पाएंगे। ओके, so promotes opportunity in family farming and farm communities. So what is organic farming? अगर ये बात है, what is organic farming? So organic farming तो तुम लोग जान रहे हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हुआ कि फार्मिंग प्रैक्टिस which is wait farming practice which is based on the primitive farming practices using natural resources with no using natural resources with, देखो लिखते चलना अगर हो पाए तो, with no use of chemicals and pesticides। ओके, तो ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब तुम एकदम नेचुरली तरीके से तुम किसी क्रॉप यील्ड को उगा रहे हो, तुम उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ओके, यही हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, क्लियर है। इसमें इंक्लूड, जैसे मान लो तुम बोलोगे कि भाई तो क्या यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर की जगह क्या यूज़ करेंगे, तो आता है बायो फर्टिलाइजर आता है। बायो फर्टिलाइजर, अब ये बायो फर्टिलाइजर क्या हुआ भाई, बायो फर्टिलाइजर, तो देखो फर्टिलाइजर का एक रोल ये भी है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ज़मीन में, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है ज़मीन में। अगर बैक्टीरियाज ना हो उस तरीके का नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला, तो सॉइल ख़राब होता है,
नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक बार क्रॉप यील्ड हो जाने के बाद नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है सॉइल से, तो इस वजह से उसको नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है। सो बायो फर्टिलाइजर जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ओके। सो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है फार्मिंग प्रैक्टिस को करने का। उसी तरह बायो पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, जैसे तुम एक बहुत फेमस नाम सुने होंगे नीम, तो ये पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है नीम, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हुई ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, और भी आगे तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे, ये अभी पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ओके। सो एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबसे पहला इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। भाई पॉल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि तुम भाई किसी चीज़ का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, सारा नेचुरल चीज़ है, जो प्रकृति से बन रहा है उसी का तुम यूज़ करके प्रकृति में वापस डाल दे रहे हो। क्या कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तुम केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम कोई कुछ जला वगैरह नहीं रहे हो, तो किस बात का पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन। फार्म वेस्टेज आर रिसाइकल्ड, तुम मैन्योर वगैरह जो बनाओगे वो फार्म वेस्ट से बनाओगे, वो घर के वेस्ट से बनाओगे, तो उसको रिसाइकल हो गया, वो वेस्ट कहीं फालतू का नहीं फेंका रहा है या कुछ भी हो रहा है, वेस्ट रिसाइकल हो गया। द फूड ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल्स। जो फूड प्रिपेयर्ड होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड होगा या टॉक्सिक केमिकल से फ्री होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन्स द सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि तुम रिप्लेनिश करते रहते हो ना सॉइल को, ठीक है। द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स अंडर चेक। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तुम क्रॉपिंग सिस्टम देखोगे, जो कि तुम आगे पढ़ोगे, उससे क्या होता है, पेस्ट और वीड्स को तुम अंडर कंट्रोल रख पाओगे, ठीक है। अब अगला आता है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। ओके वेट, नो 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 नो, या इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स में मीन्स ऐसा, जैसे क्रॉप के तुम प्रोडक्ट है, जो क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाओगे, तो उससे पहले कुछ टर्म्स है उसको हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। पहला टर्म है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या हुआ, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस डीलिंग विथ प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉयल। मैनेजमेंट ऑफ सॉयल, सॉयल कैसा है, क्या किस स्थिति में है, कैसा है, कितना कितना रेडी है अगले क्रॉप के यील्ड के लिए, अगले क्रॉप के ग्रोथ के लिए, ये सब चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ों से के रिलेटेड साइंस को, और फील्ड क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, इसके साइंस को स्टडी करता है एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर क्या हुआ, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का ऐसा ब्रांच दैट डील इन ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे पीसी कल्चर कैसे होता है, फिश से रिलेटेड कल्चर फार्मिंग। सो तो ये हॉर्टिकल्चर जो हुआ, फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कल्चरल फार्मिंग को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और लेडीकल्चर उसी तरह क्या हुआ, रिफर्स टू ग्रोइंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट को देखने को ऑलरेडी कल्चर कहते हैं, इस कल्चर फार्मिंग को, ठीक है। एक्वाकल्चर हो गया, द फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन बॉडीज ऑफ वाटर फॉर इकोनॉमिकल पर्पस है। जो पानी के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स है उसको, उसका फार्मिंग और हार्वेस्टिंग करना इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, उसी को एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक। इकोनॉमिकल पर्पस मतलब तुमको थोड़ा सा बेनिफिट चाहिए तुमको मनी में थोड़ा सा, ठीक। जैसे एक्वेरियम जो एक एग्जांपल होता है वो उसी का ना होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को तुम एक हार्वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, आज समझ में आ रहा है। अब आता है एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है ना, एग्रोनॉमिस्ट स्टडीज क्रॉप डिजीजेज, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉप रोटेशन, क्लाइमेट फैक्टर, टेस्ट द सॉइल, इन्वेस्टिगेट द काउजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड डिजाइंस लैंड रिक्लेमेशन एंड एग्रीगेशन स्कीम्स। एग्रोनॉमिक्स बहुत चीज़ों पे स्टडी करने वाला एक समझो साइंटिस्ट टाइप हुआ। वो क्या स्टडी करता है, क्रॉप के डिजीज़ पे स्टडी करता है, किस तरह का डिजीज़ नया नया आ रहा है या फिर किस तरह के डिजीज़ का क्या बीमारी का क्या इलाज है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग आगे बताएंगे कि मतलब दो प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग कराना, वो भी सेलेक्टिव तरह के प्लांट्स का, जिससे जो
प्रोडक्ट मिले, जो यील्ड मिले वो और ज़्यादा इन्हांस हो, ज़्यादा अच्छा हो। क्रॉप रोटेशन जो कि आगे पढ़ा जाएगा। क्लाइमेट फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर पे डिपेंड पढ़ाई करते हैं कि भाई क्लाइमेट किस तरीके से अफेक्ट करता है क्रॉप के प्रोडक्शन को। सॉइल को टेस्ट करता है। इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन अगर कहीं हो रहा है तो उसके कॉज को इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई क्यों हो रहा है, केमिकल के यूज़ के कारण हो रहा है या पेस्टिसाइड के यूज़ के कारण हो रहा है। और लैंड डिजाइन, लैंड रिक्लेमेशन एंड इरिगेशन स्कीम्स, और सिंचाई वगैरह का स्कीम्स वगैरह ये बनाते हैं। ठीक, चलो तो अब आते हैं क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है? तो क्रॉप्स आर प्लांट्स, क्रॉप्स क्या है? प्लांट्स ही है। क्रॉप्स आर प्लांट्स which we yield in our land for फूड का लो, या हाँ फूड, फॉर फूड और फॉर फूड पर्पस, फॉर फूड पर्पस, जिसको, जिससे हम लोग बाय विच वी कैन सर्वाइव। मतलब क्रॉप्स क्या हुआ? क्रॉप्स एक तरह का प्लांट ही ना हुआ जिससे हम लोग बस यील्ड चाह रहे हैं, हम लोग उसको खाना चाह रहे हैं जिससे हम लोग सरवाइव कर सकें। क्रॉप इज ऑल्सो प्लांट, नो डाउट। सो क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स के हम लोग सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी यूज एज फूड। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो वो क्रॉप्स होगा वो किस, जो कि फूड की तरह यूज हो सकता है, वो क्या क्या होगा? सीरियल होगा, पल्सेस होगा, स्टेम्स होगा, नहीं मतलब रूट्स, स्टेम्स, इसी तरीके से और क्या होगा? अच्छा स्टेम्स रूट्स नहीं है, सॉरी सॉरी, सीरियल हो गया, सीड्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सीड्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया थोड़ा सा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स, तो सीड खा सकते हैं, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फॉडर क्रॉप्स, अदर स्पाइसेस, फॉडर क्रॉप्स। ओके, सो सबसे पहले सीड के बारे में जानते हैं। सीड, नॉट ऑल सीड्स आर प्लांट ऑफ प्लांट्स आर एडिबल, मतलब क्रॉप का मतलब हर प्लांट का सीड खाने लायक नहीं है। जैसे मैंगो का सीड हो गया, मैंगो सीड थोड़ी तुम खा लोगे यार, समझ रहे हो? तो हर प्लांट का सीड खाने लायक नहीं है। एडिबल सीड्स इंक्लूड, एडिबल सीड में क्या क्या है? सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, सीड्स एंड नट्स। तो सीरियल्स पहले जानते हैं, सीरियल्स क्या है? दे इंक्लूड क्रॉप सच एज व्हीट, राइस, मेज, बार्ली एटसेट्रा। ये सब सीरियल्स हुआ। ओके, ध्यान रखना ये सब यार, ठीक है? यहीं से यही सब तो नोट्स में पूछा जाता है, यही सब मेमोराइज करना रहता है। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देख लो सीरियल्स क्या है? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। पल्सेस का बात करते हैं, पल्सेस में क्या क्या आता है? दे इंक्लूड लेग्यूम्स, लेग्यूम्स देखो, लेग्यूम्स वही होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है? इन्हीं में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेग्यूम्स। ओके, सच एज चिकन पी ग्राम, चिकन पी ग्राम को चना, चना बोलते हैं। पी मटर, पी जो हो गया मटर। उड़द, उड़द का दाल, दाल सुने होगे, उड़द का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया। तो उस तरीके से पल्सेस मतलब ही दाल होता है। तो ये सब पल्सेस को भी हम लोग खा सकते हैं, प्लांट का पार्ट हुआ। ओके, और ये क्या होते हैं? प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। ओके, ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल सीड में क्या क्या हो गया? कॉटन सीड होते हैं उन लोग में,
फिर रामतिल हो गया, सनफ्लावर, सोयाबीन, मतलब ऐसा सीड जिससे ऑयल ऑयल निकले। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर, ओलिव ऑयल एटसेट्रा। ओके, दे आर सोर्स ऑफ दे आर सोर्स ऑफ ऑयल, फैट्स एंड फैटी एसिड। ऑयल में मेनली फैट्स एंड फैटी एसिड्स होता है, ठीक है, जो कि बाद में जाके बॉडी में स्टोर होता है लेटर ऑन एनर्जी के लिए, बट वो बॉडी में एक फैट की तरह स्टोर हो जाता है। देखो ये पॉइंट है, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल आर चीप सोर्सेज ऑफ कुकिंग मीडियम। अब देखो आज आज देखो हर जगह पाम ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से ही खाना बन जाता है। मेनली तो पाम ऑयल तो इतना ज़्यादा बेकार चीज़ है, हर हर जगह डल जाता है। अब देखो एक नोट में दिया है कैस्टर्ड ऑयल, कैस्टर्ड ऑयल इज नॉट एन एडिबल ऑयल, ठीक है, वेट, कैस्टर्ड ऑयल इज नॉट एन एडिबल ऑयल, it is mainly used as a lubricant or purgative in the manufacturing of transparent soaps, inks, paints, finishes, hair etc. मतलब कैस्टर्ड ऑयल को एडिबल ऑयल नहीं है, खाने पीने वाला ऑयल, ये लुब्रिकेंट वगैरह की तरह काम किया आता है इन सब फैक्ट्रीज में, मतलब इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सोप, इंक, पेंट ये सब है। उसके बाद नट्स और ड्राई फ्रूट्स। तो नट्स आर रिच इन प्रोटीन्स, देखो नट्स प्रोटीन में रिच है एंड फैटी एसिड्स में, ठीक, सो आर कंसिडर्ड एज एनर्जेटिक फूड आइटम्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, पिस्ता, रेजिन, ड्राइड एप्रिकॉट, कोकोनट, पीनट, डेट एटसेट्रा। तो ये सब क्रॉप्स के वो सीड्स के वो पार्ट हैं जो कि खाए जा सकते हैं, एडिबल होते हैं क्रॉप्स में। दूसरा फ्रूट जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना एटसेट्रा, इन सबको हम लोग फ्रूट की तरह खा सकते हैं, इसका सीड नहीं खा सकते हैं। Essentially fruits are ripened over, see, essentially fruits are ripened ovaries, ripened मतलब पका हुआ ओवरी ऑफ प्लांट्स होता है, एंड आर गुड एट सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स के सोर्स के साथ होता है गुड, रफेज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। सो फ्रूट क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना हो गया। देखो फ्रूट होता क्या है, फ्रूट होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जब रिप्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन के साथ, तो उसका जो ओवरी होता है वो पक जाता है एक टाइम के साथ सीड के अंदर कोटेड होने के कारण, और वही पक के एक सीड का रूप ले लेता है, उसके ऊपर वो कोटिंग हार्ड वाला हो जाता है। और प्लांट्स एंड, और ये गुड सोर्स है किसके, विटामिन के, मिनरल्स के, रफेज के, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के। ओके, तीसरा आते हैं वेजिटेबल्स पे। दे आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ द हर्बेसियस प्लांट, दे आर इटेन इन रॉ और कुक्ड फॉर्म, इसको हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं या फिर पका के भी खा सकते हैं। वेजिटेबल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरट, रेडिश, टर्निप एटसेट्रा आर इटेन एज वेजिटेबल, इन सबको वेजिटेबल की तरह खाया जाता है। स्टेम्स का बात करें तो स्टेम्स ऑफ सम प्लांट सच एज मस्टर्ड, बैम्बो, बनाना, एस्पैरागस एटसेट्रा आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, इसको वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। सर्टेन प्लांट्स हैव मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट आर इटन, एग्जाम्पल पोटैटो, ओनियन। देखो स्टेम्स का बात चल रहा है तो अंडरग्राउंड स्टेम्स का बात क्यों नहीं आएगा, तो जैसे अनियन वगैरह है इनका अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है, अनियन, पोटैटो, गार्लिक, जिंजर, ये सब हो गया, तो ये सब अंदर ही उगते हैं, तो इसी वजह से इनका मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स है जो कि बाद में उखाड़ा जाएगा। स्टेम्स ऑफ शुगर कैन आर यूज फॉर मेकिंग केन जूस एंड जैगरी। क्या बोल रहा है कि स्टेम्स ऑफ शुगर केन आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ केन जूस एंड जैगरी। ओके, शुगर केन का स्टेम को यूज करते हैं गन्ने का जूस और वो गुड़ बनाने के लिए। लीफी वेजिटेबल हो गया, दे इंक्लूड स्पाइनच, लेटस, कैबेज, टर्निप, मस्टर्ड एटसेट्रा। इन्फ्लुएंस वेजिटेबल हो गया, दे इंक्लूड ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एटसेट्रा ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, फ्लावर्स ऑफ banana, fennel, gourd and saffron are good examples of vegetable. Example, fruit vegetable, they include tomato, pumpkin, brinjal,
जैकफ्रूट, बिटर गॉर्ड एटसेट्रा। तो ये सब वेजिटेबल का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जो कि एडिबल होता है क्रॉप में। क्रॉप खुद एक प्लांट है, बट वो एडिबल होने के कारण वो अलग है हम लोग से। और क्रॉप में भी बहुत सारे पार्ट ऑफ क्रॉप्स हैं जिनको एडिबल बनाया जा रहा है, जिनको एडिबल बनाया जाना चाहिए। ओके, अब अगला पार्ट क्या आता है? स्पाइसेस। कुछ पार्ट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स से कुछ पार्ट में, एग्जांपल लीव, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड टू एनहांस द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड का शक वगैरह करना चीज़ खत्म हो जाएगा। दे इंक्लूड चिली, टर्मेरिक, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, सिनेमन, ड्राइड जिंजर, साउथ एटसेट्रा। सो तीखा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? टर्मेरिक, लाल मिर्च पाउडर लेते हैं, ब्लैक पेपर लेते हैं, क्यूमिन लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, और ये सब मिलाते हैं तो इससे तीखा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेड चिली पाउडर। फॉडर क्रॉप्स, दे प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू द कैटल। मतलब फॉडर मतलब होता है चारा। तो ऐसा क्रॉप जो कि कट गया, अब उससे हम लोग अपना प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो जो बच गया उसको चारा कर देते हैं। और वो चारा अगर कोई चढ़ लेता है, कोई जानवर वगैरह, तो बहुत बढ़िया बात है। सो अदर क्रॉप्स, क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो यील्ड फाइबर्स, टोबैको, एग्जाम्पल कॉटन, टोबैको, टी, कॉफी, चॉकलेट एटसेट्रा। ठीक है, क्रॉप प्लांट जो होता है फाइबर भी यील्ड कर सकता है, जैसे टोबैको हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, चॉकलेट एटसेट्रा। अब आते हैं क्रॉप सीजन पे। देखो, तो क्रॉप सीजन मेनली दो होता है, मेनली क्या, दो ही होता है ये, एक खरीफ सीजन और एक रबी सीजन। सबसे पहले खरीफ सीजन का बात करते हैं हम लोग। खरीफ सीजन, खरीफ सीजन होता है जून टू अक्टूबर के बीच, इन रेनी सीजन। ओके, इन रेनी सीजन। इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज समर सीजन क्रॉप, समर सीजन क्रॉप्स। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर सीरियस में एग्जांपल देखना चाहोगे, वेट, सीरियस में एग्जांपल देखना चाहोगे, सीरियल्स, जैसे हो गया राइस, मेज, मिलेट, मूंग एटसेट्रा। दूसरा, अगर वेजिटेबल में देखना चाहोगे, वेजिटेबल्स में, तो स्पिनच, पंपकिन एटसेट्रा। और अगर तुम फ्रूट में देखना चाहोगे तो एप्पल, वेट समर सीजन क्रॉप है तो इसमें तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, लीची, मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लीची, मैंगो एंड एटसेट्रा। ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ खरीफ सीजन क्रॉप्स का। खरीफ सीजन क्रॉप्स है ये, खरीफ सीजन क्रॉप्स। अब रबी सीजन क्रॉप्स देखते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। रबी सीजन क्रॉप्स, ये मेनली नवंबर टू अप्रैल चलता है इसका पीरियड। एंड these are called these are called also called as winter crops. Okay, एग्जाम्पल, अगर देखें तो सीरियस में अगर देखा जाए एग्जाम्पल, तो हो जाएगा बार्ली हो गया, बार्ले, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया एटसेट्रा।
वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए तो ठंडे के मौसम में क्या खाते हो? पी, सबसे फेमस कैबेज, पी हो गया। पी, इसी टाइम कैरेट, गाजर का हलवा जो ठंडे ठंडे में खाते हैं। रेडिश, रेडिश मतलब मूली, सब ठंडे के मौसम में खाते हैं। और अगर फ्रूट्स का बात किया जाए तो एप्पल सबसे बढ़िया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, पॉमग्रेनेट हो गया। सो अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। सो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स का डिफरेंस। दे आर मानसून और रेनी सीजन क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, ठीक है, बताए थे। और दे आर नॉन मानसून सीजन, मतलब ये रेनी सीजन क्रॉप नहीं है। द क्रॉप्स ग्रो इन हॉट एंड वेट कंडीशन, जो क्रॉप जो उगता है वो देखो सीजन के हिसाब मतलब वातावरण के हिसाब से बहुत गर्म होता है, एंड सिंस वो बाढ़ का मौसम होता है तो वो गीला भी होता है, तो हॉट एंड वेट कंडीशन में ग्रो करता है। और जो रबी क्रॉप्स होते हैं ये कोल्ड एंड नियरली ड्राई कंडीशन है, मतलब ये ठंड जगह पे, सूखी जगह पे ग्रो करते हैं लगभग। दीज क्रॉप्स आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन इन जून जुलाई, मतलब इनका बीज बोया जाता है, सो मतलब बोना, तो इनका बीज बोया जाता है जून जुलाई के आसपास स्टार्टिंग में। और फिर दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर के दरमियान इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, कटाई कर दिया जाता है। ओके, जबकि रबी में क्या होता है, दीज क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर व्हेन मानसून इज रिट्रीटेड, ये फिर इन क्रॉप्स को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और जब मानसून चला जाता है, और इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल के दौरान, बिफोर द एडवेंट ऑफ हॉट सीजन, मतलब गर्म वाला मौसम आने से पहले इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल बिफोर द एडवेंट ऑफ हॉट सीजन। सो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल पहले भी दिखाए थे, राइस, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड, पी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपका फीडबैक एंड जो भी सजेशन अगर कुछ होगा, या फिर आपको कैसा लगा नहीं लगा, अच्छा या ख़राब, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर हमको पर्सनली डीएम कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ भी अगर आपको सही गलत लगे, आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, एंड डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा कुछ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, बाय।